इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वैसे भी दोस्तों बड़े ही सिंपल होने चाहिए, तो तभी ही आप अच्छे रिटर्न्स लंबी अवधि में बना सकते हो। काफी बार लोग मेरे वीडियोस पर बस यही कमेंट कर देते हैं कि सर कोई स्टॉक बता दीजिए, कोई शेयर बता दीजिए। यहाँ तक जो ईमेल्स भी आते हैं वो भी इसी सिलसिले में आती है कि उन्हें कोई स्टॉक या शेयर का नाम जानना होता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यूअर जिन्होंने मेरा आईटीसी का ये वाला वीडियो देखा, उसके बाद उन्होंने एक अपना भी इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस यानी कि अपने जो शेयर मार्केट का निवेश है उसका एक अनुभव मेरे साथ शेयर किया। तो उनकी ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मुझे पूरी तरह से वर्थ लगी अपने यूट्यूब चैनल सन्नी निवेश पर शेयर करने के लिए, ताकि मैक्सिमम जो रिटेल निवेशक होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाए, ताकि वो भी अच्छे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पाए जब भी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहला पार्ट पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव रहेगा, जहां पर मैं आप लोगों के साथ फैक्ट्स शेयर करूंगा, उसमें छुपा होगा छोटा सा मोटिवेशनल फैक्टर भी आप लोगों के लिए। दूसरा जो पार्ट होगा वहां पर ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेरे इस व्यूअर ने मेरे साथ शेयर करी थी। वीडियो का जो लास्ट पार्ट होगा वहां पर मैं आप लोगों के साथ 3 सबक शेयर करूंगा कि 3 लेसन्स क्या मिल रहे हैं हमें इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अगर हम देख रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए मिलकर सीखते हैं। हर बार की तरह इस वीडियो को भी हम फैक्ट्स के साथ शुरू करेंगे, और अगर फैक्ट्स के बारे में हम बात करें तो सबसे बेहतरीन फैक्ट्स हमें देखने मिलते हैं किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं इन्फोसिस के वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं रेफर करूँगा जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है इस स्टॉक के बारे में। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं वो 1986 से मौजूद है, लेकिन मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा 1993 के बाद की इन्फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि 1993 में ही इस कंपनी का आईपीओ आया था और उसके बाद की जो ये पूरी जर्नी है आप यहाँ पर इस टेबुलर फॉर्मेट में देख सकते हो। लेकिन इसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपको और इफेक्टिवली समझाने के लिए मैं कुछ एनिमेशंस का यहाँ पर सहारा लूँगा, जहाँ पर हम ये अब देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये 100 शेयर्स अगर किसी ने आईपीओ में अप्लाई किए थे तो आज वो कितने शेयर्स हो चुके हैं और उनकी आज की मार्केट वैल्यू कितनी ठहरती है। तो देखिए 1994 में 1:1 का बोनस यानी कि 100 शेयर हो गए 200 शेयर। 1997 में दोबारा 1:1 का बोनस यानी कि जो 200 शेयर्स थे वो हो गए 400 शेयर्स। 1999 में दोबारा से 1:1 का बोनस, जो 400 शेयर्स थे वो हो गए 800 शेयर्स। और अगर 2000 की बात करें तो वहां पर ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, 10 रुपए की फेस वैल्यू हो गई थी 5 रुपए की फेस वैल्यू, जिसका मतलब दोबारा जो शेयर्स थे वो डबल हो गए। 2005 की बात करें तो 3:1 का बोनस यानी कि 1 के बदले 3 स्टॉक 2007 में, 2015 में, 2016 में और 2018 में एक पे एक बोनस कंटिन्यूसली कंपनी देती रही। तो यही इंफॉर्मेशन है जिसमें छुपा हुआ है एक मोटिवेशनल व्यू पॉइंट भी, यानी कि किस तरीके से 9,500 रुपये भी इतने ज़्यादा रकम हो सकती है अगर आप यहाँ पर पेशेंस रखते हो तो। अब इसमें डिविडेंड की इनकम मैंने फैक्टर नहीं की हुई है, लेकिन ये सब तो एक पेपर वाली चीज़ें हैं, देखने में काफ़ी पसंद आती हैं। जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वो इन शेयर्स को, इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और बेचते नहीं है ज़्यादा आसानी से। लेकिन एक जब रिटेल इन्वेस्टर की बात आती है तो वो वही 100 शेयर पकड़कर अब तक ठहर के रुकना बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होता है। रिटेल इन्वेस्टर का किस तरीके से इस कंपनी में निवेश रहा है और किस तरीके के रिटर्न्स उसे मिले हैं, उस चीज़ को समझने के लिए अब मैं आपके साथ वो डेटा शेयर करूंगा जो मेरे एक व्यूअर ने मेरे साथ शेयर करी। इस डेटा पर चर्चा हमारी मई मंथ में हो चुकी थी, लेकिन उनकी उम्र 70 वर्ष के आसपास की है इस समय, और वहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कत है कि सारे जो रिकॉर्ड्स थे उनके ट्रांजैक्शंस के, उन्हें एक जगह कलेक्टिव तरीके से निकाल कर उसकी इंफॉर्मेशन को एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट पे डालकर आप तक मैं पहुंचा पाऊँ। उस वजह से मुझे डिविडेंड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल पाई है, लेकिन किस तरीके की रही उनके निवेश की स्ट्रेटेजी इस पर हम एक बार ध्यान दे देते हैं। आईपीओ में 100 शेयर थे उनके पास 1993 में। 1994 से लेकर 2000 तक उन्होंने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बस अपने शेयर्स रखे हुए थे, उन्हें बोनस मिलते गए, और इस बीच उन्होंने अपना डीमटेरियलाइजेशन भी कराया था स्टॉक्स का, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म में थे उन्हें डीमेट फॉर्म में भी कन्वर्ट कराया। 2007 में दोबारा एक पे एक बोनस मिला, यानी कि 800 के जो शेयर बाकी बच के थे इनके पास, जो हो गए 1600, वहां पर दोबारा इन्होंने 800 शेयर बेच दिए। मार्च 2007 में 250 रुपए के भाव पर
तो इनके पास राशि जो प्राप्त हुई इनको वो 2 लाख रुपए की हुई, करीब करीब 28% का CAGR। अगर 2015 की बात करें, यहाँ पर दोबारा इनको बोनस मिला, इनके पास हो गए थे 800 शेयर जो हो गए थे 1600। यहाँ पर दोबारा इन्होंने 800 शेयर बेचे और 2015 मई में 500 रुपए के भाव पर इन्हें जो राशि प्राप्त हुई वो ही 4 लाख रुपए की। CAGR की बात करें तो 18.5% का CAGR ये ठहरता है। 2016 में जब दोबारा एक पर एक बोनस मिला, 1600 शेयर हो गए, दोबारा इन्होंने 800 शेयर बेचे मई 2016 में 605 रुपए के रेट पर राशि इन्हें प्राप्त हुई 4,84,000 रुपए की। 18% के आसपास का CAGR इनका वो ठहर गया। 2018 की अगर बात करें तो दोबारा एक पर एक बोनस मिला, 1600 शेयर हो गए, 800 शेयर जुलाई 2018 में इन्होंने बेचे 690 रुपए के भाव पे, करीब करीब 5.5 लाख रुपए के आसपास की राशि इन्हें मिली। वहां पर 17.5% से ज्यादा का CAGR ये होता है। 2019 में इन्हें कोई बोनस नहीं आया, 800 शेयर इनके पास थे, जिसमें से 400 शेयर अप्रैल 2019 में इन्होंने बेचे 750 रुपए पे, जिसे इन्हें प्राप्त हुई 3 लाख रुपए की राशि और 14.20% का CAGR यहाँ पर अगर हम देखें तो वो यहाँ पर अचीव हो गया। 2020 की अगर इसी साल की बात करें तो इनके पास हो गए थे 400 शेयर, जिसमें से 300 शेयर इन्होंने बेचे अप्रैल 2020 में 650 रुपए के रेट पे, करीब करीब 2 लाख रुपए की राशि यहाँ पर इन्हें प्राप्त हुई। 12% के आसपास का CAGR इनको यहाँ पर भी हासिल हो गया। और अगर आज इनके हम पोजीशन देखें तो इनके पास 100 स्टॉक्स और पड़े हैं। तो यहाँ पर जब मैं इनसे बात कर रहा था कंटिन्यूस बेसिस पे समझने के लिए कि क्या कारण थे इनके इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के पीछे, इनका जवाब ये था कि मुझे केवल 800 शेयर का एक बैलेंस मेंटेन करना था, उसके ऊपर के मैंने सोच लिए थे कि जो भी शेयर्स मुझे मिलेंगे मैं वो बेचता रहूंगा। और जैसे कि हमने देखा 2018 तक बोनस इनको मिलता रहा, 19 और 20 में इन्हें बोनस नहीं मिला। 19 में तो इन्होंने सोच लिया कि मुझे अपनी पोजीशन को आधा करना है, तो इसीलिए इन्होंने 400 शेयर बेचे। 20 में इस पेंडेमिक की वजह से क्लियरिटी काफ़ी कम थी, तो इन्होंने सोचा कि बैक टू स्क्वायर वन जाते हैं, यानी कि जो 100 शेयर मेरे पास शुरुआत में थे उन्हीं 100 शेयर्स को छोड़कर बाकी सारे शेयर्स में बेच दूंगा। तो बाकी सारे इन्होंने शेयर्स बेच दिए क्योंकि यहाँ पर फियर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा था। अब अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया लगी है और बहुत ही ज़बरदस्त लगी है, जिसके बेसिस पर 3 लेसन्स मैंने सीखे हैं और वही लेसन्स मैं आपके साथ भी शेयर करना पसंद करूँगा। लेसन नंबर पहला, यानी कि सबक जो पहला है वो ये है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में कभी भी आप निवेश करते हो, लोग यही देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या हो गया, आज रात को SGX निफ्टी कहाँ चढ़ेगा, कहाँ क्लोज होगा। देखिए, इस तरीके के जो लोग होते हैं, इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लंबी अवधि में उन प्रॉफिट्स नहीं बना पाते क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। वो छोटी अवधि में पैसा बना जाते हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली उसी एक्सरसाइज को रिपीट करते रहते हैं तो वहाँ पर सक्सेस जो रेट है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबक नंबर दूसरा कि आपका हमेशा कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट पैटर्न होना चाहिए, ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखने का, बल्कि इन्वेस्टमेंट को बुक करने का भी, यानी कि प्रॉफिट को बुक करने का भी। जिस तरीके के ये निवेशक थे, इन्होंने अपना एक गोल बड़ा सेट कर दिया था एक टाइम के बाद कि मुझे केवल 800 शेयर रखने हैं, उसके ऊपर के जो भी शेयर मुझे मिल रहे हैं मुझे वो सारे लिक्विडेट करने हैं। तो कोई ना कोई पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, या तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप उस प्रॉफिट से पूरी कीजिए। अपने जो गोल्स हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को अपने गोल्स के साथ अलाइन कर आप उन गोल्स को भी पूरा कर सकते हो। तीसरा जो सबक मिलता है वो है फियर और ग्रीड का, जी हाँ, डर और लालच का। जब मैंने इन व्यूअर से बात करी तो इन्होंने बताया कि 9,500 जो इन्होंने निवेश किए थे 1993 में, तब के टाइम पर भी ये 9,500 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये एक ऐसा फंड था उनके पास जहाँ पर वो कुछ ना कुछ रिस्क ले सकते थे। तो अगर आप भी ऐसा फंड इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर जिस पर आप रिस्क ले सकते हो, तो वहाँ पर आपका डर की जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि यूजुअली देखा गया है लोग स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा भी निवेश करते हैं जो उन्होंने टैक्स सेविंग के लिए रखा होता है। वो ये सोचते हैं कि अब निवेश कर देंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक उसमें कुछ रिटर्न्स आ जाएंगे, तब प्रॉफिट बुक करेंगे और उस पैसे से हम लोग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जो बहुत गलत है। क्योंकि वहाँ पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आती है, आपके स्टॉक्स नेगेटिव वे में जाते हैं, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स देना शुरू करते हैं, तो आप काफ़ी घबरा जाते हो, डर जाते हो और उन्हें लिक्विडेट करने के पीछे भागते हो, और जैसे ही आप सेल कर देते हो उसके बाद वो स्टॉक्स वापस ऊपर भी आ जाते हैं।
तो तात्पर्य यह है कि आपका जो स्टॉक मार्केट में एलोकेशन होना चाहिए वो उसी पैसे का होना चाहिए जिस पर आप रिस्क ले सकते हो। ऐसे नहीं उस पैसे का कोई गोल आपके लाइफ में आने वाला है और फिलहाल पार करने के लिए आप स्टॉक मार्केट का रास्ता चुन रहे हो, वैसी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी आपको अपनानी नहीं चाहिए अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना है तो। और अगर ग्रीड की बात करें तो इस केस स्टडी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिली है कि अगर आप अपना एक पैटर्न रखते हो कि इस तरीके का प्रॉफिट मैं बुक करता रहूंगा, जहां पर इन व्यूअर ने मेरे जो ये केस स्टडी जिनकी मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने ये रखा था कि 800 से ऊपर जो भी स्टॉक्स में मुझे यहाँ पर बेनिफिट होगा यानी कोई भी शेयर मिलेंगे, उन शेयर्स को मैं लिक्विडेट कर दूंगा यानी कि प्रॉफिट बुक कर दूंगा और उसी पैटर्न में ये हमेशा चलते रहे। तो वहां पर क्या होता है कि आपको लालच अगर आपकी नहीं है तो आपको अरमान नहीं होगा कंपनी 500 रुपया हो गई, 400 रुपया उसका भाव हो गया, 300 रुपया हो गया या 600 रुपया हो गया या इवन 800 रुपया हो गया। आपका बस एक ही सिंपल फंडा रहेगा, आपको जब भी दुगने हो जा रहे हैं या कोई बोनस मिल जा रहा है या आपका अपना कोई भी पैटर्न हो सकता है, उस स्ट्रेटेजी को अगर आपने अडॉप्ट किया और उसी के साथ आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी बुक करते रहे तो वहां पर लालच का जन्म आपके मन में नहीं होगा और कभी भी वो आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बीच में नहीं आएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 25-27 साल पहले जिस तरीके से इस कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है उसी तरीके का आगे भी हो, और ऐसा भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ना हो। इस वीडियो से हमें ये सीखने मिलता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी हम किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं। कब हमें किस तरीके का प्रॉफिट बुक करना है, कितने रिटर्न्स की हमारी एक्सपेक्टेशन है, और जैसे ही हमारे वो गोल्स मीट हो जाते हैं उसमें हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।